गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग। तब मैंने एक बात बोली थी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है आपको जब नैनसेट समीकरण आएगी तभी कर पाओगे। नैन्स ने ऊष्मागतिकी के आधार पर किसी भी परिस्थिति में सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए समीकरण दी थी जिसे नैनसेट समीकरण कहते हैं। अब मेन बात आती है मानक विद्युत वाहक बल। तो आपको सबको पता है ई नोट सेल, किसी भी सेल का मानक विद्युत वाहक बल किसके इक्वल होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब मेन बात आती है कि इस समीकरण की आवश्यकता कब पड़ी? मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? जिसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी हो? 1 मोल प्रति लीटर हो। तापमान कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। दाब कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर। यदि ये परिस्थितियां ना हो तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे? उस कंडीशन के लिए नैन्स ने ऊष्मागतिकी के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए समीकरण दी थी। तो नैन्स ने किसके आधार पर? ऊष्मागतिकी के आधार पर किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण हेतु नैन्स समीकरण दी। अब अपने किसी भी इलेक्ट्रोड है उस पर सेल अभिक्रिया पर विचार करते हैं। मान लो आपको मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव किसके रूप में लिया जाता है? अपचयन विभव के रूप में। माना कि कोई धातु आयन है जलीय विलयन में, वो क्या करता है? एन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? धातु बनाता है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए समीकरण दी थी, एक और विचार कर लो। जैसे जिंक आयन है जलीय विलयन में, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? जिंक। कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना लेगा? कॉपर। आपको पता है इनका इलेक्ट्रोड विभव कैसे लिखा जाता है? इसका कैसे लिखा जाएगा? ई मानक की बात करें, ई नोट पहले कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, बाद में कौन सी? अपचित अवस्था। Mn पॉजिटिव स्लेश M। ई नोट Zn2 पॉजिटिव Zn, ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu। ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव है। परंतु इन्होंने किसके कोई भी परिस्थिति हो उस कंडीशन में अपने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसके लिए ये समीकरण दी थी। वो समीकरण है ई धातु इलेक्ट्रोड के लिए देखें तो Mn पॉजिटिव M, मतलब एक धातु आयन जिस पे कितना आवेश है? प्लस का N आवेश है। वो N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? धातु। वो किसके बराबर होता है? ई नोट Mn पॉजिटिव M, मतलब उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT बटा में NF लॉग, नेचुरल लॉग लिखा जाएगा यहाँ पे। फिजिक्स में आप इसे लॉग ई पढ़ते हो, QC। अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता। एक्चुअल में यहाँ पे एक वर्ड होता है सक्रियता, हायर क्लास में आता है। सक्रियता को ए से दर्शाते हैं। सक्रियता और सांद्रता तनु विलयन के लिए इनका मान लगभग बराबर होता है। परंतु अपनी कक्षा 12 में जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें नैन्सेट समीकरण दी है, उसमें सांद्रता पद ही यूज किया गया है, न कि सक्रियता। सक्रियता क्या होती है हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, उससे पहले आपको कोई काम नहीं है। आपको तो यहाँ पे क्या याद रखना है? सांद्रता। अभिक्रिया भागफल क्या होता है? कोई अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है सांद्रता मोल प्रति लीटर में। उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता। अब अपने इसके लिए समीकरण लिखेंगे तो क्या बन जाएगी? ये तो आगे किसके लिए? सामान्य धातु इलेक्ट्रोड के लिए। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए समीकरण क्या आएगी? ई Zn2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल टू ई नोट
Zn2 पॉजिटिव, Zn मतलब जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, माइनस में RT बटा में 2F, क्योंकि इस अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ N क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी लिखाऊंगा साइड में, नेचुरल लॉग QC। अब QC यहाँ पे किसके लिए है, QC की जगह अपने कुछ और लिख सकते हैं, गौर करना, यहाँ पर गौर करना, जिंक आयन इस अभिक्रिया में किसमें चेंज हुआ है, जिंक में। उत्पाद कौन है, जिंक का सक्रिय द्रव्यमान बटा में जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। अब एक बात और नोट करनी है आपको, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में होता है उसकी सांद्रता सदैव कितनी होती है, 1 मोल प्रति लीटर होती है। कितनी होती है, 1 मोल प्रति लीटर होती है। तो यहां पे अपने क्या लिख सकते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव किसके बराबर आएगा, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में RT बटा में 2F नेचुरल लॉग 1 बटा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। साइड में अपने लिखेंगे QC क्या है, अभिक्रिया भागफल है, और इस अभिक्रिया के लिए QC किसके बराबर होगा, यहां पे देखो QC बराबर, यहां पे इस अभिक्रिया के लिए धातु का सक्रिय द्रव्यमान बटा में धातु आयन का सक्रिय द्रव्यमान। मैं बार बार बोल रहा हूं, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब सांद्रता मोल प्रति लीटर में है, और यहां पे धातु है, धातु की सांद्रता सदैव कितनी होती है, इकाई होती है। मैं यहां पे नोट लगा के लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है ये चीज़। यहां धातु की सक्रिय द्रव्यमान या कॉपर का सक्रिय द्रव्यमान या जिंक का सक्रिय द्रव्यमान सदैव कितना होता है, इकाई होता है। अब इस समीकरण में F क्या होता है, फेराडे, एक फेराडे में कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। ये अपने मोटा मोटी बताते हैं, एक्चुअल में इसमें होता है कितना, 96,487 कूलाम होता है। N क्या होता है, अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। तो इस समीकरण, अभी देखो कॉपर इलेक्ट्रोड का, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ECU2 पॉजिटिव, Cu बराबर कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव ECU2 पॉजिटिव Cu माइनस, यहां पर भी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो क्या लिखोगे, RT बटा में सीधा लिख दो 2F, नेचुरल लॉग QC किसके बराबर आएगी इस अभिक्रिया में, कॉपर का सक्रिय द्रव्यमान बटा में कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान, और कॉपर का सक्रिय द्रव्यमान कितना है, 1, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग QC की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। यहां गौर करना, ये धातु के लिए समीकरण नंबर 1, 2 और 3, ये समीकरण 1, 2 और 3 ये धातु आयन, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की नैन्स्ट समीकरण है। यहां समीकरण 1, 2 व 3 क्रमशः धातु इलेक्ट्रोड, दूसरा कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड, और तीसरा है कौन है, कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड की नैन्स्ट समीकरण है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने चर्चा करते हैं कि ये पद आया कहाँ से।
ये गिब्स ऊर्जा समीकरण से आता है। मैं साइड में बता रहा हूँ, आपका इतना सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉलेज होना चाहिए। साइड में इसकी चर्चा करेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण क्या होती है, इसे गिब्स ड्यूहेन समीकरण भी कहते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण, ये थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है अपने को। ये समीकरण है डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा जी नोट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग क्यू सी। डेल्टा जी वहाँ पे क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है। डेल्टा जी नोट क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा है। और आर क्या है, गैस नियतांक। और आर का मान आपको पता है कितना होता है सदैव, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। क्यूसी क्या है, अभिक्रिया भागफल। आपको बता दूं कि डेल्टा जी किसके बराबर होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये माइनस एन एफ ई के बराबर होता है। एन सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे, ई उस सेल का इलेक्ट्रॉन विभव। तो डेल्टा जी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट के इक्वल आ जाएगा। अब ये वैल्यू इस समीकरण नंबर 1 में रखोगे, ये समीकरण नंबर 4 मान लो, साइड में है, याद रहे तो कर लेना, काम आएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी समीकरण, माइनस एन एफ ई इजिकल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग क्यू सी। अब इस समीकरण में समीकरण 5 मान लो इसको, समीकरण 5 का चिन्ह बदलकर एन एफ का भाग दोगे तो चिन्ह प्लस ये क्या हो गया माइनस, एन एफ का भाग दिया तो क्या बच गया समीकरण, ई इजिकल टू ई नोट माइनस आर टी बटा में एन एफ नेचुरल लॉग क्यू सी। ये तो क्या है, नैन समीकरण है, नैन समीकरण यही तो है। ये धातु आयन के लिए लिया, आपने सीधा लिख दिया। यहाँ पे जो सेल अभिक्रिया हो रही है उसमें याद रखो, इसके नीचे सब स्क्रिप्ट में आप कोई भी अभिक्रिया लिखोगे तो अभिक्रिया हमेशा कौन सी अभिक्रिया लिखनी है, अपचयन वाली। पहले ऑक्सीकृत अवस्था, वो इलेक्ट्रॉन लेगी और क्या हो जाएगी, अपचयित। लिखने का तरीका जैसे यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, ई जेडन टू पॉजिटिव स्लेश जेडन, क्योंकि पहले ऑक्सीकृत अवस्था लिखी जाएगी, बाद में अपचयित अवस्था। आपको क्लियर किया हुआ है कि कोई भी सेल है उसका इलेक्ट्रोड विभव किसके रूप में लिखा जाता है, अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव आया था, मैंने बताया था, ऑक्सीकरण विभव भी होता है और अपचयन विभव, परंतु आईयूपीएसी की नवीन परिपाटियों के अनुसार जो अपचयन विभव होता है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये लिख लिया। ये नेल्सन समीकरण नंबर 3, ये अलग से आपको याद करना है, इस समीकरण में नहीं लिखना। समीकरण 3 तक की चर्चा कर ले, ये देख लो, नोट कर लेना, मैं ये मिटा रहा हूं। अब समीकरण 3 से आगे अब डेनियल सेल के लिए देखें तो, या डेनियल सेल के लिए अभिक्रिया देखेंगे तो डेनियल सेल के लिए क्या होगा, डेनियल सेल में सेल अभिक्रिया क्या होती, ध्यान है क्या, डेनियल सेल में नेट सेल अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड किससे क्रिया करता है, कॉपर आयन से क्रिया करके क्या बना लेता है, जिंक आयन, और कॉपर आयन क्या बना लेता है, कॉपर। जिंक का जिंक आयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कॉपर आयन का कॉपर में क्या होता है, अपचयन। तो ये किसका काम करता है, कैथोड का, और ये किसका काम करता है, एनोड का, क्योंकि यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई है, ऑक्सीकरण। आपको पता है कोई भी सेल है उसका सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू, या डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड।
आपको पता है कैथोड का काम कौन करता है, जिंक इलेक्ट्रोड। एनोड का काम कौन करता है, कैथोड का काम कौन करता है, कॉपर इलेक्ट्रोड। एनोड का काम कौन करता है, जिंक इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभो माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड विभो। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 में आपको पता है जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहाँ से आएगा, समीकरण 2 से, और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कहाँ से आएगा, कॉपर समीकरण नंबर 3 से। वैल्यू पुटअप कर दो, आपको क्या आ जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। आपको कोई कठिन नहीं है, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं पहले डायरेक्ट लिख के बताऊंगा, फिर दूसरा तरीका कराऊंगा आपको। यहाँ पर देखना, ये सेल अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसमें क्या हो रहा है, अपचय। बस उस सेल का मानक विद्युत वाहक बल आना चाहिए। नहीं आएगा तो अपने स्टेप वाइज कर लेते हैं, डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा आपको, बड़ा सरल है डायरेक्ट करना। परंतु एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, डैनियल का सेल का विद्युत वाहक बल ई डैनियल बराबर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT बटा NF, RT बटा NF, नेचुरल लॉग 1 बटा कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान, माइनस में जिंक का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ई नोट Zn टू पॉजिटिव Zn, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT बटा 2F। गौर करना, यहाँ पे भी 2F लिख देना, क्यों, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने, 2 हैं। नेचुरल लॉग 1 बटा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान, पहले जिंक आयन को इधर लियो, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ई नोट कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपको पता है ये मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है डैनियल सेल का, 1.10 वोल्ट। अब यहाँ पे ये तो क्या बच गया, माइनस RT। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या बच गया, माइनस RT बटा 2F नेचुरल लॉग 1 बटा में कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस RT बटा में 2F नेचुरल लॉग 1 बटा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पर कॉमन किसको ले सकते हो, माइनस RT अपॉन 2F, इसको बाहर निकालो कॉमन, तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, नेचुरल लॉग 1 बटा कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान माइनस में, ये देखो माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में नेचुरल लॉग 1 बटा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगी। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि डैनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.10 वोल्ट होता है, माइनस RT बटा में 2F, ये आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये तो माइनस बाहर निकल गया, ये प्लस क्या रह गया, नेचुरल लॉग 1 बटा में कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान, ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस, आपने माइनस RT अपॉन 2F बाहर निकाला है, RT अपॉन 2F तो बाहर निकल गया, क्या बच गया, नेचुरल लॉग 1 बटा जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। आपको पता है लॉग पद में जो माइनस में होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, भाग में, तो यहाँ पे डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर आ जाएगा, 1.10 वोल्ट माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा में 1 अपॉन जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान। रूल क्या होता है, जब अंश और हर दोनों भिन्न संख्या में हो तो बाह्य पदों का गुणा बटा में आंतरिक पदों का गुणा। बाह्य पद कौन है, 1 इंटू जिंक आयन, आंतरिक पद क्या है, कॉपर आयन इंटू 1। तो ये समीकरण किसके बराबर आ जाएगी, ई डैनियल बराबर 1.10 वोल्ट माइनस RT अपॉन 2F नेचुरल लॉग जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान
अपॉन कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। क्यों? बाह्य पद कौन से हैं? पहला और चौथा। आंतरिक पद कौन से हैं? दूसरा और तीसरा। तो जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटा में कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। यह समीकरण भी क्या कहलाती है? नैन्स समीकरण कहलाती है। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 किसी डेनियल सेल की, यहाँ पे किसकी है? डेनियल सेल की नैन्स समीकरण है। अब यहाँ पर इसे आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे और यही वैल्यू आएगी। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इलाज नहीं है। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको पता है n इजिकल टू स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है वो 2 दे रखे हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और एफ की वैल्यू कितनी है? 96,487 फेराडे, सॉरी कूलम। एक फेराडे में इतने कूलम होते हैं। और नेचुरल लॉग आपको सबको पता है किसकी इक्वल होता है? 2.303 लॉग। फिजिक्स वाले इसे लॉग बेस 10 के बोलते हैं, इसे लॉग ई बोलते हैं। यह मान आर एफ व नेचुरल लॉग का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब मेन बात है इनका मान होता कितना है? आर इंटू टी, और टी कितना लेंगे? 298 केल्विन अपॉन एफ इंटू 2.303। इसका मान आता है 0.0591। ये रटी रटाई बात है। इनकी वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना आएगा? 0.5091। ये वैल्यू रखोगे। यहाँ पर देखो नेचुरल लॉग व टी का मान, किसका मान? टी का मान। समीकरण 5 में रखोगे तो क्या बन जाएगी समीकरण? ई डेनियल बराबर डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल। ई नोट डेनियल लिख देना या 1.10 वोल्ट मैंने लिख रखा है, माइनस में 0.0591। यहाँ पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 लॉग जिंक आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन कॉपर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। मैं आपको यहाँ पे बता दूं जिंक आयन क्या है? जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसके धातु आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन अपचयित होने वाला धातु आयन है उसका सक्रिय द्रव्यमान। ये तो ऑक्सीकृत होने वाली धातु है, मतलब जो एनोड का धातु आयन है वो ऊपर आएगा, कैथोड का धातु आयन क्या आएगा? नीचे। अब आपको पता है जब डेनियल सेल में सेल अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? धीरे धीरे जिंक किस में चेंज होता जाता है? जिंक आयन में। जिंक आयन में चेंज होगा तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी। और कॉपर आयन किस में चेंज होता है? आपको याद आ रहा है तो एनोड पे ऐसे क्रिया हुई थी, ये घुलकर ये किसके रूप में आया था? जिंक आयन के रूप में। और कैथोड पे क्या होता है? जलीय विलयन में जो कॉपर आयन थे वो कॉपर के रूप में क्या हुए थे? निक्षेपित। याद रखना डेनियल सेल में अभिक्रिया कराई थी। तो इसकी सांद्रता क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी, इसकी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये पद क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जब इसका मान ई नॉट डेनियल सेल के बराबर आ जाएगा उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और साम्य अवस्था की स्थिति आती है। और परंतु ये तो बाद की बात है, परंतु अपने पहले किसका याद रखना है कि जैसे जैसे डेनियल सेल में सेल अभिक्रिया होगी तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि सेल अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? जिंक आयन बढ़ेगा, कॉपर आयन घटेगा। अब एक अभिक्रिया, ये समीकरण भी क्या है? डेनियल सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की नैन्सर समीकरण है। मैंने बहुत बढ़ा के कराया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार समझ लोगे फिर डायरेक्ट याद हो जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, देखो गौर करना। एक सेल अभिक्रिया और विचार करते हैं। कल ही कराई वही अभिक्रिया पर विचार कर लेता हूं। कल अभिक्रिया कराई थी, उसमें निकिल सिल्वर आयन से क्रिया करता है, क्रिया करके सिल्वर आयन को ये सिल्वर में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? सिल्वर में। और खुद किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? Ni2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखो निकिल 2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है। ये अभिक्रिया आपको दी मिलेगी।
एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इनके नीचे इनकी सांद्रता सबस्क्रिप्ट में, पदांश में, पैरों में इनकी सांद्रता दी मिलेगी। ठीक है ना, धातु है इनकी। तो यहां पे देखो कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण 0 से +2 ऑक्सीकरण हो रही है, तो ये किसका काम करेगा, एनोड का। और ये किसका काम करेगा, कैथोड का। सिल्वर आयन किस में चेंज हुआ, सिल्वर में। अब आपको पता है यदि इनका सेल का आपको मानक विद्युत वाहक बल दे दे, यदि यहां पे दे दे E0 सेल इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट, तो समीकरण क्या होगी, ई सेल बराबर क्या होगा, E0 सेल जिसका मान कितना है 1.05 वोल्ट, माइनस ये सारी कंडीशन हो, 298 केल्विन ताप हो, दाब 1 एटमॉस्फेयर हो, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0591। इस अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर आयन के द्वारा ग्रहण किए गए 2। फिर बच गया क्या, log बेस 10। अब मैंने क्या बताया था, देख लो आप, क्यूसी क्या होता है, log क्यूसी, क्यूसी होता है उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद कौन है यहाँ पे, निकिल आयन का सक्रिय द्रव्यमान गुना में 2 सिल्वर का सक्रिय द्रव्यमान बटा में निकिल का सक्रिय द्रव्यमान इंटू 2 सिल्वर आयन का सक्रिय द्रव्यमान। अब यहाँ पे एक आपको पता है, चूंकि सिल्वर हो चाहे निकिल हो, कोई पदार्थ की शुद्ध अवस्था में सांद्रता कितनी होती है, 1 की स्क्वायर भी 1 होगी, इसका मान भी कितना होगा 1। इनकी वैल्यू तो नगण्य, सॉरी नगण्य क्या 1 है। अब यहाँ पे बच गया क्या, समीकरण बची है, यदि आपको डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है, कोई भी सेल का, डेनियल नहीं मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है, जैसे ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, इसका मान अभी मैंने बताया कितना है 1.05 वोल्ट। ये मान आपको दिया हुआ मिलेगा या ऐसे देगा, गौर करना कि यहाँ पर सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव तो कितना है 0.80 वोल्ट है, और निकिल आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है माइनस का 0.25 वोल्ट है। ये दिया हुआ मिलेगा आपको, ये सवाल है, नैनसेट समीकरण में पुटअप करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई सेल बराबर इसका मानक विद्युत वाहक बल -0.0591, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने 2, log निकिल आयन जिस धातु आयन का ऑक्सीकरण होता है उसकी सांद्रता बटा में जो धातु आयन अपचयित होती है उसकी सांद्रता। इस समीकरण में देखो सेल बिक्री, यहाँ पे कितने सिल्वर आयन भाग ले रहे हैं, 2 सिल्वर आयन की सांद्रता, 1 की सांद्रता 1 होती है, ये होती है 2 की क्या होगी, इसका दुगना हो जाएगा। दुगना क्या होगा, 2 सिल्वर आयन की सांद्रता, दोनों आधार समान है, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस समीकरण की सहायता से आप क्या निकाल लोगे, इस सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लोगे। अब यहाँ पर इनका मान है ना, इनकी सांद्रता, जैसे यहाँ पे इसकी सांद्रता दे दे 0.002, इसकी सांद्रता दे दे 0.01 दे दे, कितना दे मेरे को पता नहीं, सवाल देगा उस हिसाब से इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। ये मान दिया हुआ मिलेगा। इस तरीके से नैनसेट समीकरण की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, कोई भी सेल अभिक्रिया हो रही है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। भी मानक विद्युत वाहक बल तो आपको पता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए हुए मिलेंगे, उसकी सहायता से आप क्या निकाल लोगे, सांद्रता दी मिलेगी धातु आयनों की, या जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है उनके धातु आयनों की सांद्रता आपको दी हुई मिलेगी। इसकी सहायता से आप क्या निकाल लोगे, कोई भी सेल है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। समीकरण आपके आगे बन गई, कोई समीकरण ले लो। यहाँ पर आपको समीकरण में ये पहचानना है किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन। अब इसके जस्ट बाद अपने क्या पढ़ेंगे, नैनसेट समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल और विद्युत रासायनिक श्रेणी आई थी, उसके अनुप्रयोग की जितनी बातें थी वो इसी से संबंधित है, जुड़ जाएगी। टॉपिक अपने पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। ओके।